एक्सटर्नल रिव्यू एंड एश्योरेंस ऑफ सस्टेनेबिलिटी डिस्क्लोजर फ्रेमवर्क का ये सेक्शन मैनेजमेंट को रेकमेंड करता है कि बेहतर है कि आप जो सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट इशू करने जा रहे हो उस पर कोई इंडिपेंडेंट रिव्यू या एश्योरेंस जो है वो हासिल कर लीजिए। इसका फ़ायदा क्या होगा कि मैनेजमेंट को पता लग जाएगा कि कोई थर्ड पार्टी जब हमारे पूरे के पूरे सिस्टम को रिव्यू कर रही है तो हमारे सिस्टम में जो है वो वीकनेसेस क्या हैं। सिस्टम से यहाँ पे मुराद एक ऐसा सिस्टम है जो कि सस्टेनेबिलिटी परफॉर्मेंस को इंश्योर करता है। मैनेजमेंट को ये पता लग जाएगा कि इंडिपेंडेंटली रिव्यू किया गया है। जब वो अपनी रिपोर्ट जारी करेगा, जब वो रिकमेंडेशन देगा, तो मैनेजमेंट को पता लग जाएगा कि मेरे सिस्टम की वीकनेसेस क्या हैं, मेरे सिस्टम की स्ट्रेंथ्स क्या हैं और जो वीकनेसेस हैं वो हम किस तरीके से ओवरकम कर सकते हैं। इसी सेक्शन के दूसरे हिस्से में एश्योरेंस प्रोवाइडर को और मैनेजमेंट को कुछ एडवाइस किया गया है, कुछ रिकमेंडेशंस दी गई हैं, कुछ सजेशंस दी गई हैं। सबसे पहले फ्रेमवर्क का ये सेक्शन एश्योरेंस प्रोवाइडर को कुछ सजेशंस देता है। एश्योरेंस प्रोवाइडर को ये कहा गया है कि अगर आप ये चाहते हो कि आप इस बात को इंश्योर कर सको कि जितने भी डिस्क्लोजर्स दिए जा रहे हैं फ्रॉम मैनेजमेंट साइड वो एक्यूरेट है, वो रेलिवेंट है, वो टू द पॉइंट है, वो 100% कंप्लीट है, तो एक आसान तरीका है, आप जो है कंपनी के स्टेक होल्डर एनालिसिस कंडक्ट करिए। आप देखिए कि कंपनी के स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हैं और उनके इंटरेस्ट, स्टेक्स या एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो क्या है। इससे मैंने जो इंश्योरेंस प्रोवाइडर है उससे पता लग जाएगा कि मुझे किस फैक्टर को इवेलुएट करना है और या यूँ कह लीजिए कि मुझे किस फैक्टर को देखने के उसके बारे में ऑर्गेनाइजेशन की जो सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट है उसमें बताया जा रहा है या नहीं जा रहा, और अगर वो बताया जा रहा है आया कि वो मटेरियल है या नहीं है, वो रेलिवेंट है नहीं है, वो कंप्लीट है या फिर नहीं। फर्दर एश्योरेंस प्रोवाइडर को ये कहा जा रहा है कि आप रिपोर्ट में बताइए कि जनाब हमारे स्कोप ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट क्या। अब सवाल पैदा होता है कि स्कोप से क्या मुराद है। ये स्कोप बिल्कुल उसी तरह है जो कि हम लोग ऑडिटिंग सब्जेक्ट में या ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। स्कोप से मुराद ये है कि जो एश्योरेंस प्रोवाइडर है उन्हें किस मकसद के लिए या कितना काम करने के लिए जो है वो ऑनबोर्ड किया गया था। एश्योरेंस प्रोवाइडर को जो है वो स्पेसिफिक पर्पजेस के लिए ऑनबोर्ड किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल उसे ऑनबोर्ड किया गया कि आप ये देखिए कि हमारा सिस्टम टू कलेक्ट द डेटा, उसको वैल्यूएट करने के लिए या उसकी कंप्लीटनेस और रेलिवेंसी इंश्योर करने के लिए जो मौजूद है आया कि वो काफ़ी है या नहीं है। नटशल क्या है कि उसमें कोई वीकनेस है या उसमें जो है वो अगर वीकनेस है तो किस तरीके से हम उसको ओवरकम कर सकते हैं। इंश्योरेंस प्रोवाइडर को एक मकसद के लिए भी ऑनबोर्ड किया जा सकता है कि आप हमारी कंपनी में आइए और आकर के देखिए कि आया हमारे तमाम ऑपरेशनल एक्टिविटीज जो हैं इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशंस हैं या नहीं। यानी एश्योरेंस प्रोवाइडर को ऑनबोर्ड किया जा सकता है कि देखिए कि हम कानून की पासदारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और अगर नहीं कर रहे तो हम लोग किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, और अगर नहीं कर रहे तो कौन कौन सा ऐसा एप्लीकेबल लॉ है जो कि हमारे एंड से इग्नोर किया जा सकता है। स्कोप में फर्दर ये भी हो सकता है कि हम फॉर एग्जांपल हमारे जो है वो 10 एक के करीब यूनिट्स हैं। एक यूनिट हमारा कराची में, एक इस्लामाबाद में है, एक लाहौर में है। तो स्कोप में हो सकता है कि हमने इंश्योरेंस प्रोवाइडर को कहा कि आपने सिर्फ हमारे कराची के यूनिट या इस्लामाबाद के यूनिट को जो है वो एंगेजमेंट का पार्ट बनाना है, लाहौर को आपने फिलहाल और एट द मोमेंट आपने बिल्कुल कंसीडर नहीं करना। इंश्योरेंस प्रोवाइडर को ये कहा जा रहा है कि आपने ये अपनी इंश्योरेंस रिपोर्ट में जो है वो बताना है कि आपको किस मकसद के लिए हायर किया गया था और आपका जो स्कोप ऑफ द वर्क है, एंगेजमेंट है, वो कितना था। मैनेजमेंट को ये एडवाइस किया जा रहा है कि आप जो भी एक्सटर्नल रिव्यूअर या इंश्योरेंस प्रोवाइडर या ऑडिटर आप ऑनबोर्ड करोगे, आपको एक बात इंश्योर करना होगी कि वो कॉम्पिटेंट है। कॉम्पिटेंट से क्या मुराद है कि फॉर एग्जांपल आप किसी बंदे को हायर करते हो वो कि उसने आना है और हमारी हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स को उसने इवेलुएट करना है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को ऑनबोर्ड कर ले और उसे बोले कि जनाब आपने हमारे जो है आप वो ऑडिट करते हुए आपकी जो चार्टर्ड फर्म है आपका 20-25 साल का एक्सपोजर है, तो आप आइए और हमारे ऑपरेशनल प्रोसीजर्स को देखिए, हमारे प्रोडक्शन सिस्टम को देखिए, यहाँ पे देखिए कि जितनी HSE मेजर्स ली जा रही है वो काफ़ी हैं या नहीं है। मैनेजमेंट को ये कहा जा रहा है कि आपने रेलिवेंट नॉलेज रखने वाला बंदा
जो है वो रिक्रूट मतलब हायर करना है। सिर्फ नॉलेज होना जरूरी नहीं है, उसके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि मुझे अपने नॉलेज को किस तरीके से अप्लाई करना है, मुझे कौन से टूल्स एंड टेक्निक्स रेलिवेंट टू द कॉन्टेक्स्ट जो है वो अप्लाई करना है। एश्योरेंस प्रोवाइडर को ये भी कहा जा रहा है कि जब आप अपनी एश्योरेंस रिपोर्ट जारी करोगे तो आपने कोशिश करनी है कि उसकी इफेक्टिवनेस जो है वो कॉम्प्रोमाइज ना हो। इफेक्टिवनेस कॉम्प्रोमाइज होने से क्या मुराद है, बल्कि यूं कह लीजिए कि जो एग्जैक्ट वर्डिंग है वो ये कहा जा रहा है कि मैनेजमेंट को ये चाहिए और एश्योरेंस प्रोवाइडर को ये चाहिए कि वो एश्योरेंस रिपोर्ट की इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए भरपूर अपने एंड से कोशिश करें। इफेक्टिवनेस को किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है कि जनाब रिपोर्ट में ये भी बताया जाता है कि वीकनेसेस, ये तो कंफर्म बात है कि वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स के बारे में जो है वो बताएंगे। साथ में ये भी बताया जा सकता है कि क्या क्या रिकमेंडेशंस हैं जो कि एश्योरेंस प्रोवाइडर के एंड से मैनेजमेंट को दी जाती है कि इन इन तरीकों से आप अपनी जो सिस्टम है उसकी वीकनेसेस को जो है वो जो है ओवरकम कर सकते हो। आई होप आपको सारी बात जो है वो क्लियर हो चुकी होगी। इतना ही जानना हमारे लिए जो है एट द मोमेंट काफी है।